हेलो नीट एस्पिरेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं आज चैप्टर 2 ट्वेल्थ की केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो ये चैप्टर में ना थ्योरी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो हम सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही करेंगे, ठीक है। मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट जहाँ जहाँ से मेनली प्रॉब्लम्स आते हैं तो मैं कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा। 10-15 मिनट तक ये थ्योरी होगी, फिर उसके बाद हम पी वाई क्यूज करेंगे नीट के, ठीक है। 2019 से 24 तक के जितने पी वाई क्यूज है मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला चीज़ देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या होता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दो तरह के आपको सेल मिलेंगे। पहला मिलेगा आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, ठीक है। इसी में आता है आपका डैनियल सेल, ठीक है। इसको गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं। दूसरा आता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, इनके बारे में ज़्यादा कुछ मत जानो, बस इतना जानो कि देखो ये क्या करता है, जो केमिकल होता है ना, केमिकल एनर्जी उसे कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल में, ठीक है। मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है और ये इलेक्ट्रिसिटी का यूज करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करता है केमिकल में रिडॉक्स रिएक्शन करने में, ठीक है। तो इतना आ गया। फिर इसके बाद इसमें डैनियल सेल की पूछेगा कि कौन कौन होता है। तो देखो एक जिंक होता है, एक कॉपर होता है। ये हाफ सेल्स कहलाते हैं। इन हाफ सेल्स में कोई एक सॉल्ट ब्रिज होता है और इनके पास इलेक्ट्रोड होते हैं, इनके लगे हुए बड़े बड़े, ठीक है, जिनको आप एनोड या कैथोड कहोगे। यहाँ मान लो एक आपने एमीटर लगा दिया, वो करंट डिटेक्ट करेगा। तो मान लो जिस चीज़ का आपने सॉल्यूशन डाला है इसमें, उसी का मेटल यहाँ पे आप अटैच कर दोगे। जैसे जिंक का डाला तो जिंक का आयन होंगे इसके अंदर, जिंक 2 पॉजिटिव आयन। और यहाँ अगर आपने कॉपर का मेटल डाला तो उसके अंदर कॉपर के 2 पॉजिटिव आयन होंगे। ये है सॉल्ट ब्रिज। ये क्या करता है सॉल्ट ब्रिज, ये सॉल्ट ब्रिज है, ये न्यूट्रलिटी लाता है। पहली बात तो न्यूट्रलिटी, ठीक है। और दूसरा ये सर्किट कंप्लीट कर रहा है, ठीक है, सर्किट कंप्लीट कर रहा है। ये दो इसके रीजन है। और तो फिर क्या ये कितना पोटेंशियल जनरेट करता है डैनियल सेल जनरेट करता है 1.1 वोल्ट। ये इसकी खास बात है, ठीक है। ये तब करता है जब इसका 1 मोलर कंसेंट्रेशन होता है। जैसे इस कॉपर का भी 1 मोल कंसेंट्रेशन और जिंक आयन का भी 1 मोल कंसेंट्रेशन, ठीक है। तो ये क्या डैनियल सेल, इलेक्ट्रॉन कहाँ से पास होते हैं, जिंक से निकल के जाते हैं कॉपर में। और यहाँ पे क्या होता है, देखो क्या होता है एक्चुअली बताता हूँ। कॉपर ना यहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है, COPPER, कॉपर यहाँ डिपॉजिट हो जाता है। अब डिपॉजिट होता है ना, तो एक्चुअली में यहाँ पे पता है क्या हुआ, यहाँ पे जिंक जो है ना, जिंक ये डिजॉल्व हो गया। जिंक क्या हो गया, डिजॉल्व हो गया इसके अंदर। इसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए, यानी ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन कर गया। और ये क्या कर गया, ये कर गया रिडक्शन कर गया, ठीक है। रिडक्शन करके रिड्यूस होके कॉपर बन गया। और जो सेल देखो, जो हाफ सेल ऑक्सीडेशन कराता है, उस वहां पे जो इलेक्ट्रोड होता है उसे एनोड कहते हैं और रिडक्शन वालों को कैथोड कहते हैं, ठीक है। तो इसको याद में ऐसे रखता था, ट्रिक ऐसे बनाया था मैं। जैसे जैसे एक सी नाम का राव फैमिली है, तो इस सी का मतलब कैथोड, कैथोड पे होता है रिडक्शन, ठीक है। और ए का मतलब एनोड, और एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। ऐसे याद करता था मैं। तो ये याद रखना, ये इसकी परमानेंट डेफिनेशन है, ठीक है। जहां रिडक्शन हो वो कैथोड है, जहां ऑक्सीडेशन हो वो एनोड है, ठीक है। तो ये हो गया। और इसमें कुछ देखो, अब इसमें तुम क्या करोगे, तुम इसमें अगर तुमने कोई एक्सटर्नल सोर्स मान लो लगा लिया, एक एक्सटर्नल बैटरी लगा ली मान लो, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये क्या करेगा, इसके पोटेंशियल को स्टॉप करेगा। अब मान लो आपका एक्सटर्नल पोटेंशियल इक्वल हो गया 1.1 वोल्ट के, जितना ही प्रोड्यूस कर रहा था उतना ही अपने अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया पोटेंशियल। तो उससे पता क्या होगा, उससे ना करंट का फ्लो जीरो हो जाएगा, कोई करंट फ्लो नहीं होगा, देर इज नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होने वाली। लेकिन अगर आपका एक्सटर्नल एक्सीड कर गया 1.1 से, तो करंट जो है अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट कर देगी, यानी कि कॉपर से जिंक तक फ्लो करना स्टार्ट कर देगी। और ऐसे ही सेल को हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर वहां पर रिएक्शन भी वो हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। और इसको पता क्या कहेंगे, इसको देखो, ये एक्चुअली कॉपर जिंक के साथ रिएक्शन नहीं करने वाला था, लेकिन ये नॉन स्पॉन्टेनियस था। क्या था, नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब ये नेचुरली नहीं होने वाला था, बट आपने एक्सटर्नल पोटेंशियल लगा के कर दिया। तो ये होगी थ्योरी इसकी खत्म। लेकिन ये हमने थ्योरी करी क्यों, इससे समझ में आता है हमें स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड के बारे में डिफरेंस। देखो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड मतलब, देखो इलेक्ट्रोड हमेशा ना डिफरेंस निकलता है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड क्या है, पोटेंशियल का डिफरेंस। तो पोटेंशियल का डिफरेंस किससे निकालें, तो इसीलिए SHE बनाया गया। इसका मतलब क्या होता है, SHE का मतलब होता है कि जो आपने इलेक्ट्रोड निकाल रहे हो ना हाइड्रोजन का, H पॉजिटिव से H2 बनने वाला, ये जीरो है, इसको जीरो मान लिया है। तो अगर ये जीरो है तो बाकी आप सभी का इससे कंपेयर करके निकाल सकते हो। जैसे अगर आप निकालोगे कॉपर का, तो 0.34 वोल्ट आता है ऐसा कुछ। अगर आप जिंक का निकालोगे तो -0.7, इसको करना है 1.1 आना चाहिए। देखो 7 और इसको कर दो 6, राइट। हाँ 7.76 माइनस में जिंक का आ गया। तो ये जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड होता है ना, ये हमेशा रिडक्शन की बात करता है, मतलब ये रिडक्शन की वैल्यू को हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो रिडक्शन मतलब हमने जहाँ कॉपर लिखा, यहाँ क्या लिखना चाहिए था हमें, कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर, ठीक है, इतना। और जिंक का क्या लिखना चाहिए था, जिंक 2 पॉजिटिव से जिंक। तो ये होता है माइनस का 0.76 वोल्ट, ठीक है। तो यानी कि ये भी रिडक्शन पोटेंशियल, इसलिए मैंने यहाँ रिडक्शन लिखा है, ठीक है। तो रिडक्शन पोटेंशियल हो गया ये सब।
तो इसी रिडक्शन पोटेंशियल से ना कुछ बनाया गया है, एनसीईआरटी ने एक चीज बनाई है जिसे कहते हैं टेबल। ठीक है, इस टेबल मतलब इस टेबल अच्छी है। इस टेबल में क्या है, आपके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड है, ठीक है, उसकी वैल्यू है, मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड है और डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स हैं। तो इसमें हुआ क्या एक्चुअली पता है, इसमें ऊपर की साइड ना पॉजिटिव वाले हैं, और जैसे ड्रॉप करते जाओगे नीचे तो नीचे मिलेंगे नेगेटिव वाले, और बीच में कहीं मिलेगा आपको हाइड्रोजन जिसका है जीरो। ठीक है, जो जीरो है बिल्कुल। ठीक है, तो इसमें जो पॉजिटिव होता है ना ऊपर की साइड, ऊपर मिलेगा पॉजिटिव में आपको फ्लोराइड यानी फ्लोरीन, नेगेटिव में मिलेगा आपको लिथियम। ठीक है, तो इससे समझ में क्या आ रहा है, देखो इससे दो चीज समझ में आ रही है। जो जिसका इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसका ज्यादा पॉजिटिव होगा, उसकी ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, उसकी ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। और जो जितना ज्यादा नेगेटिव होगा, उसकी रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, वो रिड्यूसिंग एजेंट ज्यादा होगा। रिड्यूसिंग एजेंट लिख दो। तो ये जो लिथियम ये है, ये क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। और ये फ्लोरीन क्या है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, क्लियर हो गया। और ज्यादातर बताऊं तो और तो कुछ नहीं पूछा जाता, इतना ही पूछा जाता है। ठीक है, अब देखो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी इसके साथ क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन, यानी इलेक्ट्रॉन का लॉस करने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन का लॉस। अब ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी इनके साथ होने वाला है रिडक्शन, रिडक्शन। और रिडक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का गेन होने वाला है। ठीक है, तो ये गेन कर लेंगे, जैसे F2 इलेक्ट्रॉन का गेन करके क्या बनाएगा, 1 नेगेटिव। ठीक है, इसको काटो भाई। ठीक है, समझ में आया, ऐसे तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है, ये समझ में आया, तो ऐसे ये इलेक्ट्रॉन का गेन कर लिया। तो ये टेबल भी याद रखना, टेबल अच्छी है। और टेबल के बाद आती है नर्स्ट इक्वेशन। देखो नर्स्ट इक्वेशन में लिख ही दो भाई। देखो नर्स्ट इक्वेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कहता है, देखो नर्स्ट इक्वेशन क्या कह रही है कि जो आपका, हाँ, नर्स्ट इक्वेशन कहता है कि जो आपका सेल का पोटेंशियल है, सॉरी, ये कहता है कि जो भी आपके सेल का पोटेंशियल है, वो उसके स्टैंडर्ड माइनस RT/NF लिन टाइम्स में ऊपर होना चाहिए प्रोडक्ट और नीचे होना चाहिए रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन। ठीक है, इस टाइम में तो इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला है। इसका शॉर्ट फॉर्मूला क्या है, इसका शॉर्ट फॉर्मूला है ये, देखो E ऑफ द सेल इक्वल्स टू E स्टैंडर्ड माइनस 0.059 अपॉन n, इसको लिख दो log Q के फॉर्म में है। ठीक है, तो ये कब है, ये है 25 डिग्री सेल्सियस पे, 25 डिग्री सेल्सियस पे निकाला गया है टेम्परेचर, 25 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है नर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं इसके। देखो फिर से लिख देता हूँ नर्स्ट इक्वेशन, E इक्वल्स टू E नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.059 अपॉन n, फिर लॉग में आएगा Q। ठीक है, अब देखो नर्स्ट इक्वेशन ये तो ठीक है, लेकिन इसमें अगर अगर मान लो, अगर देखो लिख रहा हूँ, अगर एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा, फिर इक्विलिब्रियम पे E ऑफ द सेल तो जीरो हो जाता है, क्योंकि डेल जी जीरो हो जाता है। अच्छा, डेल जी और E के बारे में एक रिलेशन बताऊंगा आपको, आने वाला है शायद। ठीक है, तो ई ऑफ द सेल जीरो हो जाता है, तो ई ऑफ द सेल अगर ये जीरो हो गया तो क्या बन जाएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड ऑफ द सेल इक्वल टू हो जाएगा 0.059 अपॉन एन लॉग, अब क्यू की जगह ना ये बन जाएगा के सी, डेट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, सेम ही चीज है। और अगर आप आर टी अपॉन एन एफ के टर्म में करोगे तो आपको मिलेगी डेल जी के साथ रिएक्शन। देखो अगर आपको डेल जी के साथ रिएक्शन जाननी है, ये क्या होती है, गिब्स एनर्जी। ठीक है, गिब्स एनर्जी, इसके साथ क्या होता है, देखो रिएक्शन, इसमें आपको मिल गया, सेम रिएक्शन लिखने वाला हूँ स्टैंडर्ड की। तो स्टैंडर्ड में क्या था, ई नॉट ऑफ द सेल माइनस RT अपॉन NF लिन Q, यही था ना, इक्वल टू जीरो। तो अगर मैं इसको इक्वल कर दूँ तो ई स्टैंडर्ड इक्वल टू हो जाएगा RT अपॉन NF लिन KC। ठीक है, तो अगर इक्वल करना चाहो तो क्या हो जाएगा, तो इक्वल अगर मैं करना चाहूँ तो हो जाएगा NFE ऑफ द सेल इक्वल टू RT लिन KC। ठीक है, अब ये जो RT लिन KC है ना, इसका नेगेटिव ही डेल जी होता है। ठीक है, तो क्या आ गया हमारा डेल जी का रिलेशन, देखो दो, पहले तो डेल आर जी यानी रिएक्शन का वो इक्वल टू होगा माइनस NFE ऑफ द सेल, और अगर डेल आर जी स्टैंडर्ड पूछने लग जाए तो होगा माइनस NFE स्टैंडर्ड ऑफ द सेल। ठीक है, EMF ऑफ द सेल स्टैंडर्ड, क्लियर हो गया। और अगर लिन केसी के फॉर्म में पूछे तो ये लिख देना। नेक्स्ट है इसका फॉर्म, और क्या आते हैं इसमें ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बस अब तो कंडक्टेंस ही आता है डायरेक्ट। तो कंडक्टेंस के बारे में बताऊं, कंडक्टेंस के बारे में, ठीक है, तो कंडक्टेंस के बारे में एक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला अगर याद है, R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, फिजिक्स से तो याद ही होगा। तो इसका रिवर्स कर दो, रिवर्स होता है हमारा कंडक्टेंस 1/R इक्वल्स टू, इसका उल्टा हो जाएगा सब चीज उल्टा होने पे क्या हो जाएगा, ये एक सेकेंड, सब चीज उल्टा होने पे क्या हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, यानी ए ऊपर आ जाएगा और रो एल नीचे आ जाएगा। तो ये कप्पा है, कप्पा ए अपॉन एल, ये फालतू की चीज मैंने लिख दी, कोई जरूरत नहीं थी ये, ठीक है, लिखने की। अभी तो कप्पा है ना, अब देखो कप्पा, और देखो एक और चीज, ये जो है ना रो, अब ये एल अपॉन ए पता है क्या होता है, एल अपॉन ए को हम लिख सकते हैं
सेल कांस्टेंट, ठीक है। ये क्या है, सेल कांस्टेंट, इसको जी एस्ट्रिक से रिप्रेजेंट कर दो एल अपॉन ए को, ठीक है। तो हमारा क्या रिलेशन बन गया, अगर रो को मैं कप्पा लिख दूं तो हमारा बन गया जी एस्ट्रिक इक्वल टू दिस इक्वल टू कप्पा इनटू रेजिस्टेंस। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, ठीक है। इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं, बहुत ज्यादा। देखो जो जो मैं मार्क कर रहा हूँ ना इंपॉर्टेंट रिलेशंस, उनसे क्वेश्चंस बनते हैं बहुत अच्छे अच्छे, अच्छे अच्छे क्या ही बनेंगे, ठीक है। ये हो गया। फिर इसके बाद ये हो गया, फिर इसके बाद क्या, हाँ अब कंडक्टेंस की बात हुई तो दो तरह की कंडक्टेंस देख लो। एक होती है मेटेलिक, एक क्या होती है मेटेलिक, और एक है आयोनिक। आयोनिक के बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। मेटेलिक के बारे में आप लोगों को पता ही था, उल्टी पुल्टी चीज़ें हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ये मेटल्स पे डिपेंड करती है, ठीक है। ये उनके सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, ये वो फलाने, और ये टेम्परेचर जो इसका है, ये टेम्परेचर के इन्वर्सली है, यानी कि इसका जो कंडक्टेंस है जी, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसके टेम्परेचर पे। और इसमें जो जी है कंडक्टेंस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। यही डिफरेंस है, और क्या है। और हाँ, और इनके जो आयनिक है ये आयंस के साइज पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोलाइट के साइज पे डिपेंड, मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। ये सारी चीज़ें, बस इतना ही, ज़्यादा डिटेल में मत जाओ। फिर इतना करने के, देखो इतना करने के बाद हमारे पास ये निकल गया सारी चीज़ें, जिसमें कुछ कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म्स थे। इंपॉर्टेंट टर्म्स था आपका एक तो जी कांस्टेंट, जो कि है कप्पा इंटू आर, ठीक है। जी कांस्टेंट निकल गया। अब मैं कंडक्टिविटी की बात करूँ कप्पा, तो वो कप्पा है कंडक्टिविटी। एक ऐसी होती है मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। तो ये क्या है, कप्पा पर यूनिट मोल, राइट। तो इसको लिख सकते हैं कप्पा इंटू 1000 अपॉन सी। सी क्या है, उसका मोलैरिटी है, ये है मोलैरिटी, ठीक है। ये मैं इससे क्यों लिख दिया यार रेड पेन से, ठीक है। ये आ गया। अब ये आ गया आपका मोलर कंडक्टिविटी, क्या है ये, इसको लिख देता हूँ मोलर। ये है मोलर कंडक्टिविटी, ये 1 मोल के लिए है। और ये कप्पा, ये भी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये दोनों आ गया। ऐसी एक मोलर कंडक्टिविटी है, तो एक और चीज आएगी ऐसी आपकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्या होगी वो, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। अब ये क्या होती है, अब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है ऐसी कुछ, ये होती है जो मोलर कंडक्टिविटी है ना, ये होती है मोलर कंडक्टिविटी ही होती है, बट आपका कंसंट्रेशन पता है क्या हो जाएगा, ये जो कंसंट्रेशन है ना, कंसंट्रेशन यानी कि डाइल्यूशन, आपको इसको जीरो करना पड़ेगा। तो कंसंट्रेशन जीरो का मतलब आपका जो डाइल्यूशन है वो इनफाइनाइट है। तो कुछ भी बोल सकता है, कंसंट्रेशन जीरो या इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो उसका मतलब उसमें मोलर कंडक्टिविटी हमारा बन जाएगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। तो ये याद रखना, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। और तो अब जो दोनों कंडक्टिविटी हमने सीख ली, मोलर भी सीख ली और लिमिटिंग वाली भी सीख ली, राइट। तो मोलर और लिमिटिंग में डिफरेंस क्या है, तो इसका देखते हैं कंसंट्रेशन से चेंज क्या होता है इन दोनों में, ठीक है। कंसंट्रेशन का इफेक्ट। तो आते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा, कंसंट्रेशन इफेक्ट, ठीक है। तो कंसंट्रेशन इफेक्ट क्या है, देखो दोनों में पहले बात तो डिक्रीज करेगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात, कंसंट्रेशन से डाइल्यूशन से क्या होता है, देखो डाइल्यूशन से ना इन सब की मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाती है, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज करता है, ठीक है। और इसका हाँ, यानी दोनों की डिक्रीज करेगी इतना पता है। तो डिक्रीज लेकिन करेगी कैसे, देखो ये हम ग्राफ से समझेंगे अच्छे से, ग्राफ हमें अच्छे से समझा पाएगा। देखो एक का ग्राफ ऐसा बना दो और एक का ग्राफ ऐसा बना दो, ठीक है, या फिर ऐसा नहीं, ऐसा बना दो थोड़ा सा, ठीक है, तो याद रहे कि हाँ। तब देखो जो मैं लिखने वाला हूँ, देखो ये मैं लिख रहा हूँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, क्या लिख रहा हूँ, चलो ये नहीं, KCl लिख देता हूँ, याद रहेगा। और ये वीक कौन सा होगा, एसिडिक एसिड लिख दो, ये वीक है, राइट। और ये है हमारा कंडक्टिविटी विद, हाँ हाँ, ये होगी हमारी कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी विद यहाँ इसके अंडर रूट ऑफ कंसंट्रेशन, इसके रिस्पेक्ट में ये ग्राफ बनाया है, ठीक है। तो देख लो दोनों का डिक्रीज कर रहा है विद इंक्रीज इन, मतलब विद डाइल्यूशन, जितना जितना डाइल्यूट किया जा रहा है उतना ही डिक्रीज करते जा रहा है, ठीक है, कंडक्टिविटी। हाँ, जितना मतलब कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है वैसे ही उनका डिक्रीज करते जा रहा है कंडक्टिविटी। तो ये इसमें क्या करना चाहिए ऐसे केसेस में, तो देखो ऐसे केसेस में ना KCl इसका तो ठीक है, तो इसका ना जो जो KCl है ना, KCl का एक रिलेशन है स्ट्रॉन्ग वाले का, स्ट्रॉन्ग वाले का एक रिलेशन क्या है, कि स्ट्रॉन्ग वाले में ना जो होता है ना ये मोलर कंडक्टिविटी, इसको आप लिख सकते हो लिमिटिंग वाला माइनस ए करके अंडर रूट ऑफ सी, ऐसे लिख सकते हो, राइट। तो ये जो ए है ना, यही तो स्लोप है, यही इसका स्लोप है नेगेटिव में, ठीक है। और ये जो मोलर कंडक्टिविटी है ये है इसका इंटरसेप्ट, ठीक है, ठीक है। और ये जो ए की वैल्यू है ना स्लोप, ये सेम टाइप के आयंस के लिए सेम होता है, ठीक है, सेम टाइप के इलेक्ट्रोलाइट समझ लो, सेम टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए सेम होता है, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये मतलब हो गया। और वीक के लिए देखो, वीक में क्या होता है, यहाँ पे स्लोप हाई हो रहा है, यानी जब लो कंसंट्रेशन होता है ना इसका, तब इसका जो है वो इंक्रीज बहुत हाई होता है,
वीक इलेक्ट्रोलाइट का। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ना हम एक और चीज़ यूज़ कर सकते हैं, अल्फा निकाल सकते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये क्या हो जाएगा, मोलर अपॉन लिमिटिंग, ठीक है, ये आ गया। और इसका हम फिर डिसोसिएशन कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं, वो होगा सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। और अगर सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो गया तो के अल्फा इक्वल टू हो जाएगा सी अल्फा स्क्वायर, ठीक है, ये सब याद रखना। नेक्स्ट, अब क्या बचा इसके टॉपिक में यार, रुक जाओ। ये हो गया, ये हो गया, मोलर कनेक्टिविटी। अब शायद बचा है इलेक्ट्रोलिसिस, बचा है जो मेरे को याद आ रहा है, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस में पता है क्या होता है, आप इलेक्ट्रोलिसिस करने वाले हो, जैसे मान लो आपने किया NaCl का, ठीक है, तो NaCl का अगर आपने मोल्टन स्टेट में किया तो किस में कन्वर्ट होगा, ये सोडियम में और क्लोराइड गैस में। तो ये तो गैस बना, देखो यहाँ नेगेटिव से पॉजिटिव आया, यानी कि ये ऑक्सीडेशन हुआ, यानी ये एनोड पे बनेगा, ठीक है। और ये पॉजिटिव से नेगेटिव आया, यानी ये रिडक्शन हुआ, तो यहाँ कैथोड पे निकलेगा ये, और ये डिपॉजिट होगा, ये उड़ जाएगा गैस बन के, और ये डिपॉजिट होगा, ठीक है। तो ये तो हुआ इलेक्ट्रोलिसिस में मोल्टन का। लेकिन अगर मैं एक्वस कर दूँ, तो एक्वस NaCl कर दूँ, तो इसमें पता है क्या होता है, एक्वस NaCl में क्लोरीन गैस तो निकलता है, प्लस में हाइड्रोजन गैस भी निकल जाता है। अब समझ नहीं आता हाइड्रोजन क्यों निकल रहा है, और दूसरा बच जाता है हमारा NaOH, ठीक है, ऐसे कुछ होता है ना, मेरे को याद नहीं है इतना एग्जैक्टली। तो ये तो हमारा सॉल्यूशन में बनता है, और ये हमारा एनोड पे बना एज इट इज, और ये हमारा बनता है कैथोड पे, ठीक है। कोई पूछे ऐसा क्यों, ये Na क्यों नहीं बन पाता, बिकॉज ऑफ ओवर पोटेंशियल, या फिर ऐसे कोई रीजन दे दो, ठीक है, अगर पूछे रीजन तो। एक्वा सोल्यूशन साथ हो गया। ऐसे ही इलेक्ट्रोलिसिस में, अच्छा इलेक्ट्रोलिसिस में डिपॉजिट हो रहा है ना, तो डिपॉजिट कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए यूज किया जाता है फैराडे का लॉ। देखो यूज, उसके लिए यूज किया जाता है फैराडे का लॉ, ठीक है। फैराडे के लॉज ना दो हैं। पहला लॉ क्या कहता है कि जो केमिकल रिएक्शन है आपका, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट पास्ट, अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ट। दूसरा कहता है जो आपने डिपॉजिट किया, जितना डिपॉजिटेड है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके, एक सेकेंड, हाँ डायरेक्टली होगा उसके, कि कितना ग्राम इक्विवेलेंट, कितना इक्विवेलेंट वेट आपने लगाया है, ठीक है। बस ये हो गया, ठीक है। तो इससे कैसे निकालें, तो देखो निकालते कैसे हैं बताता हूँ। देखो, एक मोल के लिए, एक मोल में 1 फैराड इलेक्ट्रिसिटी लगती है डिपॉजिट होने में। इतना समझ में आ रहा है मैंने क्या लिखा है, एक मोल के लिए 1 फैराड लगती है, तो बाकियों के लिए आप निकालोगे। अब मैं अगर डिपॉजिट का डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दूं, तो देखो डिपॉजिट का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, टोटल चार्ज पास्ड इनटू मोलर मास ऑफ जिस सब्सटेंस का आपको निकालना है, मेटल, ठीक है। मोलर मास लिखना ऊपर, नीचे क्या लिखना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी उसका इक्विवेलेंट, कितने वैलेंसीज है, आयंस, चार्ज, कुछ भी है, तो यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू एफ कर सकते हो। एफ की वैल्यू दे के रखेगा 96500, ठीक है, 1 एफ की वैल्यू ऐसा कुछ दे के रखेगा वो, ठीक है। बाकी हाँ, तो ये डिपॉजिट वाला भी हो गया। और एक और शायद होता है इलेक्ट्रोलिसिस में, उसे कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का, H2SO4 का। अब इसके साथ पता है क्या होता है, तो इसका भी लेंगे दो केस, तो पहले लेंगे हम एक्वस केस, या फिर डाइल्यूट भी कहते हैं इसे, डाइल्यूट H2SO4। तो देखो डाइल्यूट के साथ पता है क्या होता है, अगर आप इसका इलेक्ट्रोलिसिस करोगे, तो ये पता है क्या करेगा, इसमें हाइड्रो, अब डाइल्यूट के साथ किसी भी चीज, दुनिया में किसी भी एसिड का डाइल्यूट के साथ आप इलेक्ट्रोलिसिस करोगे, तो डाइल्यूट मतलब वाटर, जब तक उसमें वाटर है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही बनने वाले हैं। तो ऑक्सीजन तो एनोड पे बन गया, और ये बन गया हाइड्रोजन कैथोड पे, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, अगर मैं इसका कंसंट्रेटेड ले लूँ H2SO4, तो अगर आप कंसंट्रेटेड लेके इलेक्ट्रोलिसिस करोगे, तो यहाँ तो हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन की जगह बन जाएगा आपका H2O8 नेगेटिव, बस ये ध्यान रखना होता है, ठीक है, बस यही बनता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रोलिसिस भी हो गया आपका। और क्या बचा इस चैप्टर में, हाँ बस इतना ही बचा। और अब बैटरीज के बारे में आएंगी, तो बैटरीज के बारे में 2-3 चीज़ें बस याद, इसका तो आपको थ्योरी एनसीईआरटी से पढ़नी चाहिए बैटरीज के बारे में, प्राइमरी बैटरीज और सेकेंडरी सेल्स, ठीक है। प्राइमरी में क्या होता है, प्राइमरी में ये होता है वन टाइम यूज, क्या होता है ये, वन टाइम यूज, और ये होता है रीयूजेबल और रिचार्जेबल, ठीक है। और दूसरा बात रही, तो प्राइमरी में याद करो दो तरह के, पहला तो याद कर लो ड्राई सेल्स, ठीक है, इसको लेक्लेंशियर शेल भी कहते हैं, लेक्लेंशियर शेल। और दूसरा आ गया मरकरी सेल, Hg सेल, ठीक है, मरकरी सेल। ये दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। और रिचार्जेबल में वो लिथियम वाली बैटरी, क्या आती है, लिथियम बैटरी है ना, और दूसरी वो निकल कैडमियम वाली, ठीक है, ये दो याद रखने हैं। तो क्या क्या होता है देखो बता देता हूँ, थोड़ा सा बताता हूँ बस। देखो लेक्लेंशियर सेल में क्या होता है, देखो जो भी प्राइमरी सेल्स है ना, इनमें जिंक का यूज होता है, इतना दिमाग में रख लो। अब अगर जिंक है, यहाँ मरकरी, तो एक जगह जिंक हो रहा होगा, एक जगह मरकरी हो रहा होगा। देखो जिंक क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है, ठीक है। और यहाँ मरकरी आ गया, तो इसमें क्या होता है लेक्लेंशियर में, इसमें Mn होता है, MnO2 कन्वर्ट होता है Mn2 पॉजिटिव में, ठीक है। ये अमोनिया भी इसमें कुछ लगता है, ऐसा कुछ देख लेना, जिससे क्योंकि अमोनिया गैस रिलीज होती है। और लेक्लेंस से ये जो है ना ड्राई सेल, ये ऐसी होती है पट्टीदार, ठीक है,
बीच में ग्रेफाइट की होती है रॉड, यहाँ पे पूरा पेस्ट होता है बना हुआ इन अमोनिया अमोनिया में, ये MnO2 का, और लास्ट में ये होता है आपका जिंक, ठीक है, जो कि वर्क करता है एज एनोड। और यहाँ यहाँ मरकरी में भी देखो इसका होता है पोटेंशियल 1.5 वोल्ट और ये देता है आपको 1.35 वोल्ट। लेकिन इसकी खास बात पता है क्या है? इसकी खास बात है कि इसका चेंज नहीं होता, नो चेंज पोटेंशियल में, कोई चेंज नहीं होता, नो चेंज इन पोटेंशियल इन लाइफ टाइम। इसके लाइफ टाइम में कोई चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नो आयंस आयंस इन्वॉल्व नहीं होते, नो आयंस इन्वॉल्व, कोई आयंस नहीं बनता है इसके रिएक्शन में। और लिथियम और इसमें क्या है डिफरेंस? देखो लिथियम वाली जो बैटरी है, देखो लेड वाली, लिथियम बोल रहा हूँ, लेड वाली यार, लेड स्टोरेज बैटरी PB आएगा यहाँ, ठीक है। तो इसमें देखो लेड का ही कुछ ना कुछ होने वाला है, लेड ही आपका 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है और लेड 4 पॉजिटिव से लेड 2 पॉजिटिव में बनता है, ये याद रखना। और बाकी इसमें आप करते रहना ये, और हाँ ठीक है। दूसरा निकल कैडमियम में क्या होता है? इसमें निकल और कैडमियम के साथ होता है और इसका जो पोटेंशियल, इसका जो लाइफ है वो ज़्यादा होती है, ये मोर लाइफ के लिए मोर यूजेबल होता है निकल कैडमियम वाली, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हम कुछ भी। और बाकी बचा एक वो H2O2 वाला, तो ये भी फ्यूल सेल है एक, और इसका यूज़ किया, इसका H2O2 सेल्स का यूज़ किया गया था उसमें वाटर प्रिपरेशन में, अपोलो मिशन में, ठीक है, ये याद रखो बस। बाकी तो मैं क्वेश्चंस में बताऊंगा। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। फर्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग सेलेक्ट करो कौन नहीं है एग्जाम्पल कोरोजन। देखो कोरोजन क्या होता है? रिडॉक्स, कोरोजन रिडॉक्स होता है, ये एक तरह का इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन गुड, रस्ट का फॉर्मूला कोई पूछे लिख देना, ठीक है। फिर प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन बाय इलेक्ट्रोलिसिस, ये कोरोजन नहीं है ये, तो नॉट ही पूछा था, ऑप्शन बी। देखो इलेक्ट्रोलिसिस, ये तो इलेक्ट्रोलिसिस है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन है, ठीक है। टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, हाँ सिल्वर की टार्निशिंग, और वो ग्रीन कोटिंग कॉपर और ब्रॉन्ज पे, हाँ ये सब वो है, क्या कहते हैं उसे, कोरोजन, ये सब कोरोजन है, बट ये कोरोजन नहीं है। तो कोरोजन में क्या हो, जैसे आयरन का कोरोजन अगर पढ़ना हो ना, आयरन का कोरोजन पता है क्या होता है? आयरन के कोरोजन में एक चीज़ होती है, क्या कहते हैं उसे, देखो मान लो ये आयरन का मेटल है, तो अगर ये पोर्शन मान लो आप इसे एनोड की तरह यूज़ कर रहे हो, ठीक है, एनोड की तरह, यानी यहाँ पे जो Fe है, Fe ये अपना ऑक्सीडेशन कर रहा है, ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन वाला लूज कर दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलते 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 जाएगा दूसरे पार्ट पे, अब ये बन जाएगा उसका कैथोड, और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन वो दे देगा किसको, देखो H2O और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब से मिलके ना यहाँ पे H पॉजिटिव आयन बनता है, वो किसी भी तरह से पानी में घुल के बन जाते हैं, ठीक है। तो उनको ये इलेक्ट्रॉन दे के H2 गैस को रिलीज करता है, तो ये होता है पूरा रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, आयरन जो होता है ये कोरोड हो जाता है, ठीक है, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है, तो यही बेकार होता है, इससे खराब हो जाती है चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, यार ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करना चाहिए यार, टाइम ज़्यादा हो जाता है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इस सेल का ये है, तो पूछ रहा है गिब्स स्टैंडर्ड ग्रिप्स, तो क्या होता है, डेल जी स्टैंडर्ड क्या होता है, -NFE ऑफ द स्टैंडर्ड, आंसर नेगेटिव में आना चाहिए, तो ये तो नहीं है, तो इन दोनों में आंसर है। देखो माइनस कितना n है, देखो 2 चार्ज का 1 बन रहा है तो 2 आ गया, f कितना है 96487, e कितना है 0.32, मल्टीप्लाई करो तो 0.64, 96487, 0.64 यानी आधा, यानी इसका हाफ भी करूंगा तो कितना आएगा, 5 के करीब आएगा, राइट, 5 3 2 4 3, मतलब हमने हाफ किया लेकिन हाफ से तो थोड़ा ज़्यादा आएगा। तो अगर मैं इसका किलो जूल में निकाल रखा है, किलो जूल यही दोनों है ना, तो किलो जूल यानी इतना कर दूं, ठीक है, तो 52 ही 53, यानी ये तो नहीं होने वाला, ऑप्शन ए 53, मेरी इससे ज़्यादा आएगा ऑब्वियसली यार, मैंने कैलकुलेशन नहीं की प्रॉपर, बट क्योंकि मुझे बस सिर्फ ऑप्शन निकालना है, आंसर नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ऐसा कुछ दे रखा है, आंसर बताओ क्या है। अच्छा मैचिंग करना है, फैराडे पूछ रहा है। देखो फैराडे जब भी पूछे ना तो एक चीज ध्यान रखो, किसका पूछ रहा है, ऑक्सीजन में कन्वर्ट किया, देखो H2O को इसने ऑक्सीजन में कन्वर्ट किया है, H2O तो आ गया ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन के लिए 2 H2 लगा दो, तो H2 2 आगे तो क्या आएगा इधर, हाँ 2 आगे H2, तो इसको 2H पॉजिटिव लिख दो ना, उसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन लग गए, यानी 2 फैरड लग गया, कितना लग गया, 2 फैरड। समझे नहीं समझे, देखो फिर से बताता हूँ यार, देखो इसने बोला H2O से ये बनाओ O2, मैंने बना दिया, तो 2 मुझे H पॉजिटिव आयन लगाने पड़ेंगे बैलेंस करने के लिए। अब यहाँ पॉजिटिव आ गए तो 2 इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन उतने फैरड, ठीक है। अब ऐसी Mn का है, देखो MnO4 1 नेगेटिव कन्वर्ट हो रहा है Mn2 पॉजिटिव में। अब देखो इसमें सिंपल तरीका, इसका ऑक्सीजन स्टेट निकालो, 4 दूनी 8 में से 1 गया 7, इसका +7 है ऑक्सीजन स्टेट, इसका +2 है ऑक्सीजन स्टेट, कितने का डिफरेंस है 5, तो 5 फैरड ही लगेंगे इलेक्ट्रॉन। तो सेकंड वाले का बी का फोर्थ हो गया। ऑप्शन मैच करो, ए का आएगा सेकंड, ये हो सकता है आंसर, ये भी हो सकता है, बी का आएगा फोर्थ, तो ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, हाँ तो ऑप्शन आ गया ए। बाकी आप देखते रहो, बाकी का भी निकाल दो क्या, देखो 1 मोल के लिए पूछ रहा है, ये ध्यान रखना। अब कैल्शियम का
फ्रॉम कैल्शियम, देखो कैल्शियम इससे बन रहा है कैल्शियम, तो यहाँ कैल्शियम कितना है, कैल्शियम Cl2 से कैल्शियम बना है, इसका ऑक्सीजन स्टेट +2, इसका 0, यानी 2 का हो रहा है, 2 फैरेड आपका लगेगा, लेकिन वो 1 मोल में लगेगा। इसने पूछा 1.5 मोल, तो 1.5 मोल में 2 को मल्टीप्लाई कर दो 1.5 से, कितना आएगा 3 फैरेड, 3 फैरेड है ऑप्शन। देखो सी लगेगा फर्स्ट से, सी फर्स्ट से, और डी जो लास्ट बचा उसमें आप कर ही दोगे। डी का देखो, इसका ऑप्शन से निकालो यहाँ पे Fe का +2, इसका निकालो +3, 1 फैरेड खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मास पूछ रहा है डिपॉजिट का, इतना करंट दिया इतने सेकंड के लिए, तो बताओ। मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला दिया है आप लोगों को, डिपॉजिट इक्वल्स टू क्या है, डिपॉजिट इक्वल्स टू जितना करंट पास हुआ, क्या था फॉर्मूला, आई टी इंटू, एक सेकेंड, हाँ, आई टी इंटू मोलर मास ऑफ द मेटल अपॉन 2 अपॉन NF, ठीक है, यही था। तो आई टी कितना है 9.6487, करंट है 100, मोलर मास कॉपर का है 63, कितना कॉपर, देखो कॉपर सल्फेट से, यानी कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर, यानी 2 फैरेड, तो यानी 2 इंटू फैरेड कितना है 96487। देखो मैं क्या करने वाला हूँ, 100 से मल्टीप्लाई किया, 100 से और कर दो मल्टीप्लाई यहाँ तक, और नीचे आ गया 100, तो ये से ये गया, ये से ये गया 3, कितना आ गया 31.5, तो कितना आ गया 31.5 इंटू 10⁻⁻2 ग्राम। तो इसको पॉइंट में ला दो, तो ये 1020 आ गया 0.31 ऑप्शन बी। नेक्स्ट, समझे कितना इजी है। 5th क्वेश्चन, कंडक्टिविटी दे रखी है, ये कंडक्टिविटी यानी कप्पा, देखो जो भी दे रखा हो ना ऐसे क्वेश्चन में लिख दो सिंपल फॉर्मूले में यार, बड़ा वाला नहीं छोटा वाला होता है। कप्पा इक्वल्स टू 0.021, ठीक है सर, सीमन पर सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेजिस्टेंस दे रखा है सेल का इतना, रेजिस्टेंस दे रखा है 60 ओम, ठीक है, ओम सिंबल बनाओ ना डायरेक्ट ओम। तो पूछा गया सेल अरे यार सेल कांस्टेंट क्या होता है, L/A विच इज इक्वल टू कप्पा इंटू आर, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है, इंटू 60, कितना होगा 0.2 इंटू 6, 1.2 के करीब आना चाहिए आंसर, 1.2 सही आया ना, ठीक है। हाँ, तो आ गया ऑप्शन बी, समझे, आपको फॉर्मूले अगर याद है तो आराम से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6, 2 स्टेटमेंट है, बताओ पहला स्टेटमेंट, रिएक्शन दिस, हाँ, द वैल्यू ऑफ डेल आर जी डिपेंड्स ऑन एन, करेक्ट, दिख रहा है फॉर्मूले में। ई ऑफ द सेल इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव इंट्रिंसिक, ठीक है, और डेल आर जी एक्सटेंसिव है, हाँ ये सबके लिए होती है। तो बहुत ट्रू, नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, इसका एक्सप्लेनेशन इसने कैसे दे दिया मेरे को ये समझ नहीं आया, ऑप्शन ए, मतलब ये सही है ठीक है, लेकिन ये भी सही है, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट, तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा, देखो इसका एक्सप्लेनेशन जो है ना डेल आर जी और डेल एफ बाय फॉर्मूला, बिकॉज इट इज यूज इन फॉर्मूला। अरे क्योंकि ये ना ये एक्चुअली में अमाउंट ऑफ करंट पास है, अमाउंट ऑफ चार्ज पास, तो चार्ज यानी कि रिएक्शन की डिपेंडेंस, इसीलिए उसकी एनर्जी पे डिपेंड कर रहा है, गिब्स एनर्जी पे, इसीलिए गिब्स एनर्जी डिपेंड करता है एन पे। ये क्या है, ई नॉट ऑफ द सेल दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट, तो कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, देखो अगर ऐसे सेल दे रखे हो तो पहले इनको अरेंज कर लिया करो, देखो सब इसका भी रिडक्शन, इसका भी रिडक्शन, रिडक्शन सबका रिडक्शन दे रखा है, तो अरेंज करो, ऊपर सबसे पॉजिटिव वाला आना चाहिए, तो Ti3 पॉजिटिव, फिर थोड़ा पॉजिटिव यानी Al1 पॉजिटिव, फिर Tl1 पॉजिटिव, फिर एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। तो ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, यानी यहाँ रिडक्शन होने वाला है, यहाँ ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, यानी ये मेटल्स है, ये नॉन मेटल्स है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें। और यानी कि इसका एक और मतलब है ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है ना, इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, हाँ, रुक जाओ एक सेकंड, एक एक करके डील करते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम यानी कि ये मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव है देन दिस, एक सेकंड रुक जाओ, एल्यूमिनियम ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है देन Tl, 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 हाँ एल्यूमिनियम ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव क्योंकि एल्यूमिनियम मेटल है। तो एक तो ऐसे याद रख सकते हो, मेटल जो मेटल होते हैं ना वो मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, एक तो ये तरीका याद करने का। दूसरा तरीका याद है, दूसरा तरीका ये है कि जो आपका रिडक्शन पोटेंशियल है ना, ई स्टैंडर्ड ऑफ द सेल, वो ज़्यादा पॉजिटिव होगा, जितना ज़्यादा वो पॉजिटिव होगा उतना ही ज़्यादा, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल उसका पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये तो करेक्ट हो गया, तो पूछ, अच्छा इसने इनकरेक्ट पूछा था, अरे तो ये तो करेक्ट है भाई, रुक जाओ। नेक्स्ट, Ti3 पॉजिटिव गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट, एक सेकंड रुक जाओ, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, Ti, हाँ होगा, लेकिन एल्यूमिनियम, Ti इज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट, Tl3 पॉजिटिव, अच्छा 3 पॉजिटिव इज ए गुड, नहीं ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है भाई, गलत, यही गलत है, यही गलत है बी, क्योंकि Ti ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अरे यार डायरेक्टली ऐसे किया करो भाई क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th नंबर में, मोलर कंडक्टेंस दे रखा है इलेक्ट्रोलाइट का जो कि डाइल्यूशन के साथ इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो दिस इक्वेशन अप्लाइज टू बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक, पहला ही गलत है, पूछा क्या ये, ट्रू वाला पूछ रहा है।
देखो ये किसके लिए होता है, ये होता है स्ट्रॉन्ग के लिए, ठीक है भाई। दूसरा, वैल्यू ऑफ ए, ये इसका स्लोप है, डिपेंड कर रहा है नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे, हाँ नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है ए। दूसरा, वैल्यू ऑफ ए सेम होगा इसके और इसके लिए। देखो वैल्यू ऑफ ए जो है ना वो सेम होता है सेम टाइप के इलेक्ट्रोलाइट के लिए, सेम टाइप के इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अब सेम टाइप यानी कि देखो इसमें अलग है, इसमें बी ए है और सी एल टू है, ठीक है मतलब। और इसमें क्या है, इसमें देखो दो, ये भी 1 2 है, देखो ये 1 2 है, ये भी 1 2 है, लेकिन ये जो है ना ये 1 1 है। तो यानी वन वन आयन ये, वन आयन ये, तो ये वाला करेगा डी वाला, तो बी, तो पहला वाला ए तो गलत, फिर बी और डी, ठीक है डी। नेक्स्ट, नाइन्थ, करेक्ट द करेक्ट वैल्यू ऑफ सेल पोटेंशियल जिससे रिएक्शन होगी। अच्छा एक चीज मैंने बताना भूल गया शायद, डेल जी को नेगेटिव होना चाहिए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए, यानी रिएक्शन हैपन होने के लिए, फिजिबिलिटी के लिए, फिजिबल, ठीक है। तो अगर डेल जी नेगेटिव है तो इलेक्ट्रोड ऑफ द सेल क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो हमें सेल पॉजिटिव निकालना है। देखो ये दो हाफ सेल दे रखी है, दोनों का नेगेटिव, अगर मैं इसका इससे नेगेटिव करूं तो देखो -0.44 माइनस करूँ 1.33, तो नेगेटिव वैल्यू आएगी जो कि फिजिबल नहीं है। तो पॉजिटिव लाने के लिए इसको इससे माइनस करना पड़ेगा, यानी 1.33 माइनस करूंगा तो ये प्लस हो जाएगा 0.44, यानी 1.77 वोल्ट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, 10th, ये दे रखा है कुछ तो, ठीक है, सबका रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड पोटेंशियल दे रखा है। बेसिस ऑफ दिस प्रिडिक्ट करना है कौन सी रिएक्शन नहीं होगी, कैन नॉट अकर, ठीक है। तो जिसका ई ऑफ द सेल नेगेटिव आ जाए, तो देखो चेक कैसे करते हैं। यहाँ कॉपर स्टार्ट हो गया, कॉपर और जिंक, ठीक है। तो कॉपर का माइनस करवाओ, कॉपर का इतना माइनस करते हैं जिंक से, जिंक का इतना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि ये पॉजिटिव आएगा, ये तो करेगा रिएक्शन। कॉपर का आयरन से, देखो कॉपर का ये रहा और आयरन का ये रहा, इसका माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये भी ठीक है। फिर आयरन का, आयरन कौन है, आयरन है ये, ठीक है। तो आयरन का प्लस कराना है जेडन के साथ, आयरन का अगर जेडन का प्लस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, मतलब सॉरी, आयरन का आयरन माइनस जेडन करना है, तो ये हो जाएगा प्लस में, प्लस इतना यानी कि पॉजिटिव ही रहेगा। समझ में आ रहा है यार, रुक जाओ, तुम लोग बोलोगे उड़ रहा है दिमाग से। देखो ये कॉपर का लिखा मैंने, ये होता है ना ई ऑफ द सेल, क्या होता है ई ऑफ द सेल, क्या होता है, इक्वल्स टू राइट माइनस लेफ्ट। तो राइट साइड ये रहा, लेफ्ट साइड ये रहा, वही तो लिख रहा हूँ मैं, वही तो लिख रहा हूँ मैं। तो देखो राइट साइड में कॉपर 2 पॉजिटिव लिख लिया इसका, और माइनस माइनस देखो जेडन के साथ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 0.76, तो ये तो पॉजिटिव आ गई वैल्यू। इसमें चेक करो, इसमें भी 0.34 और ये भी एफ का माइनस, यानी प्लस हो जाएगा, प्लस 0.44, ये भी पॉजिटिव, ठीक है। इसका क्या है, एफ ई कहाँ है, एफ ई ये रहा, -0.44। अब माइनस करेगा इसके साथ जेडन के साथ, तो माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, तो ये भी देखो प्लस वाली टर्म बड़ी है, तो ये भी पॉजिटिव, तो बचा ऑप्शन डी। देखो इसका नेगेटिव आएगा, कॉपर का बताओ 0.34, और माइनस करना है सिल्वर के साथ, सिल्वर का देखो प्लस में है तो माइनस, तो ये नेगेटिव आ गया, तो ये नहीं कर पाएगा, राइट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ईएमएफ बताओ सेल का। तो ये नस्ट इक्वेशन आ गया, राइट। तो ईएमएफ ऑफ द सेल क्या हो जाएगा, जो स्टैंडर्ड है, नस्ट इक्वेशन लगाओ, मैं फॉर्मुला नहीं लिख रहा डायरेक्ट, मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट, ये क्या होता है 0.059 अपॉन एन, कितना है इसमें, देखो 2 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है, और बाकी लॉग में डाल दो। ऊपर आती है प्रोडक्ट की वैल्यू 10 की पावर -3, नीचे आती है रिएक्टेंट की वैल्यू 10 की पावर -3। देखो ध्यान से, इसका 2 कॉफिशिएंट है, स्क्वायर कर दो। नेक्स्ट कर देखो, अच्छा तो इसका आंसर निकालना है, और यार तो एक से एक कट गया, तो बचा 10 की पावर 3 आ जाएगी ऊपर, और लॉग 10 की पावर 3 हो जाएगी, तो 3 से मल्टीप्लाई करना है। अरे यहाँ ये तो अलग ही दिक्कत है, एक सेकंड रुक जाओ, 2 से इसको पहले, इसको 0.6 मान लेते हैं, 2 से तो 0.03 हो जाएगा, फिर 0.09 हो जाएगा, 10.5, तो आंसर 10.41 के करीब आना चाहिए, राइट। 10.41 वोल्ट नहीं है, ऑप्शन डी। 1 पॉइंट तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि स्टैंडर्ड ही 10 है, 1 पॉइंट कैसे आएगा, तो डी ई। नेक्स्ट, 2 हाफ सेल रिएक्शन ये दे रखी है, रिएक्शन स्टैंडर्ड ये मैं बताओ, अगर रिएक्शन फिजिबल है, फिजिबल है तो पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसका इससे तो माइनस आप कर नहीं सकते, इसी का करना पड़ेगा, तो 1.66 को माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 1.81, तो 7 आया, 8 6 14, बाकी एक 3.47 पॉजिटिव में, नेगेटिव में तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पूछ रहा है सेल का, ये दे रखा है। अच्छा, गिब्स एनर्जी, अरे यार गिब्स एनर्जी क्या होता है, माइनस एन, एन बताओ इसका 2, एफ बताओ 96487 इंटू 1.1, एक सेकंड रुक जाओ, 1.1 अगर ये करेंगे इसका, और फिर 2 से, तो इसको करो 2.2, तो 96487 को 11 से करके देखना, 7846, या मैंने कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट हो जाता लेकिन मैंने मिस कर दिया, 8 6 15 12 3 11 16 9 1 10, और इसको 2 से कर देना है, तो 212 करीब आएगा, नेगेटिव कौन सा, 212, हाँ किलो जूल में आएगा, राइट, किलो जूल में आएगा, ऑप्शन सी, क्योंकि पॉइंट इतना कहाँ पॉइंट लगेगा, एक ही तो पॉइंट लगा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? द मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl दिस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आर दिस। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ये है, तो मोलर कंडक्टेंस पूछ रहा है इसका एट इनफाइनाइट। देखो इनफाइनाइट डाइल्यूशन यानी वो स्टैंडर्ड की वो लिमिटिंग वैल्यू दे रखी है, राइट। तो इसका अगर पूछ रहा है एन का दे रखा है, तो इसको आयन बनाओ, तो इसका हो जाएगा 9। देखो मैं बताता हूँ, अम, देखो हमें निकालना क्या है इसका, तो इसका यानी कि हमें चाहिए CH3 COO नेगेटिव और स्टैंडर्ड चाहिए H पॉजिटिव का। तो इससे तो H आएगा नहीं, इससे N आएगा। तो मैं बस ये कर रहा हूँ इस, लेकिन एक तो आएगा हमारा ये वाला, तो ये वाला ऐड करो, यानी 91 ऐड करूंगा उसमें, प्लस ये वाला, और मुझे H वाला चाहिए, H वाला इससे आ जाएगा, यानी इसको ऐड करो, प्लस 426.16। लेकिन बाकी Cl और N को माइनस करना है, ये Na लिखा है, Na और Cl को माइनस करना है, यानी कि माइनस 126.45। तो इसको माइनस करो ना, 126.45, तो 1 आ गया, 7 आ गया, 6 आ गया, 9 आ गया, 1 आ गया ना यहाँ पे 1, तो 9 आ गया, अलग अगेन 2 आ गया, 299। इसको 91 से ऐड कर दो, तो 71 आना चाहिए बाद में, है ना, ऑप्शन बी 71 आना चाहिए पॉइंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, मोलर कंडक्टिविटी इतना एसिडिक है। देखो एसिडिक क्या है, वीक, तो उसका मोलर कंडक्टिविटी दे रखा है 20, कंसंट्रेशन भी दे रखा है। व्हाट इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट, के सी की वैल्यू पूछ रहा है, मतलब के ए क्या होता है, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। देखो कंसंट्रेशन बहुत डाइल्यूट है, तो ये हो जाएगा सी अल्फा स्क्वायर, कंसंट्रेशन अल्फा बस निकालना है, तो अल्फा क्या होता है, अल्फा इक्वल टू वो होता है ना एम अपॉन स्टैंडर्ड। अच्छा तो स्टैंडर्ड ये तो ना, तो आपको निकालना है इसका, तो ये दोनों को ऐड कर दो, ये स्टैंडर्ड है, तो कितना हो जाएगा, ये 350 और 50 कितना हो जाएगा 400। तो आ गया नीचे 400 और ऊपर आ गया 20, तो 1/20 आ गया, राइट। तो इसमें सी कितना है, सी है 0.007 इंटू 1/20 का होल स्क्वायर, कितना आएगा 7 इंटू 10⁻³ इंटू 1/4 इंटू 10⁻², 10⁻⁵, तो 1.10⁻⁵। ऑप्शन ही नहीं है। एक सेकंड हो जाओ, मैंने कुछ गड़बड़ी कर दी क्या, इतना मोलर मोलर दे रखा मैंने, है ना, 1/20 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 100 इतना, ठीक तो किया मैंने। अच्छा नहीं 1 पॉइंट समथिंग। अच्छा इसमें और इसमें देखो ऑप्शन सेम है, इसमें जरूर कुछ ना कुछ ये गलती किया होगा ये। हाँ ऑप्शन ऐसे कैसे सेम हो गया, हाँ ऑप्शंस गलत है भाई, क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, जिसके ऑप्शन गलत दिखे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, ये तो मिसप्रिंट होगी इसमें। इलेक्ट्रोलिसिस पूछो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का प्लेटिनम से, तो प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एट एनोड। देखो जो भी दुनिया में एसिड है, अगर उनके डाइल्यूट का आप इलेक्ट्रोलिसिस करोगे, क्या बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। एनोड पे ऑक्सीजन बनता है, कैथोड पे हाइड्रोजन बनता है, कौन सा पूछ रहा है, एनोड पे तो ऑक्सीजन गैस। नेक्स्ट, और अगर कंसंट्रेटेड होता तो एच तो बनता है H2OH2 नेगेटिव, इतना ध्यान रखना बस। क्वेश्चन नंबर 17, द नंबर ऑफ फैराडेज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम दिस। देखो इससे देखो कैल्शियम 2 पॉजिटिव से ये कैल्शियम बना रहा है, यानी 2 फैराड यूज हो रहा है, तो यानी कि 40 ग्राम, एटॉमिक मास 40 है, तो 40 ग्राम में 2 फैराड यूज हो रहा है 1 मोल में, राइट। मैंने लिखा था ना कहीं 1 मोल में 1 फैराड यूज होता है, तो 1 मोल में ये 2 फैराड यूज हो रहा है, राइट। तो अगर 1 मोल में 2 फैराड यूज हो रहा है, तो ये पूछ रहा है 20 ग्राम में 2 फैराड, तो 20 ग्राम में कितना होगा, तो हाफ कर दो इसका, यानी 1 फैराड, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, क्या क्वेश्चन नंबर 18, दिस सेल में गिव्स फ्री एनर्जी बताओ। तो इसकी स्टैंडर्ड दे रखी है, एन की वैल्यू बताओ। देखो एन की वैल्यू कैसे निकालते हैं, यहाँ पे चार्ज देखो 6 पॉजिटिव, यहाँ पे चार्ज देखो 4 पॉजिटिव, डिफरेंस करो 2, तो 2 फैराड आ गया, 2 फैराड आ गया, तो 2 इंटू एफ कितना है 96500 इंटू ई ऑफ द सेल दैट इज 0.24, तो 0.24 अगर आ गया हमारा, है ना, तो 2 जो करते हैं 0.48, तो अप्रोक्सीमेटली हाफ है इसका, तो हाफ है तो कितना आएगा 4, है ना, 4 9 फिर ये कितना है, मतलब ऐसे ही 49250, राइट। और किलो में किया तो 0.49 पॉइंट के करीब, और ये नेगेटिव में आएगा, है ना, तो पॉजिटिव वाले तो हटाओ, नेगेटिव वाले 49 यानी 46, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19, ये सेल दिख रही है, इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड दे रखा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ रहा है सेल का। ओके, तो ये हो गया ना इलेक्ट्रोड ऑफ द सेल, वो आ गया 0.059 अपॉन एन, कितना है इसका एन, 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 आ गया इनटू लॉग में के सी, यही था ना। तो इसकी वैल्यू दे रखी है 0.59, तो यानी कि ये आ गया 10, ठीक है। तो लॉग के सी इक्वल टू 10 है, तो के सी इक्वल टू 10 की पावर 10, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20, ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज दे रखी है,
इसका पूछ रहा है, तो मुझे इसका चाहिए, तो इसका चाहिए यानी कि मुझे CH3 C डबल नेगेटिव का चाहिए और H पॉजिटिव का चाहिए, यही चाहिए ना। तो ये कहाँ से मिलेगा मुझे, यहाँ से, तो Z मेरा प्लस होना चाहिए। और मुझे H कहाँ से मिलेगा, यहाँ से H नहीं, मुझे 2H मिलेगा। तो 2H के लिए मैं X को हाफ कर दूंगा, यहाँ पे मुझे 2 मिलेगा सल्फेट, तो इसको यानी एक ही पोटेशियम को हाफ करना है, यानी माइनस हाफ वाई। तो ये आएगा, जेड तो पॉजिटिव में होना चाहिए और हाफ में, ऑप्शन डी। ठीक है, तो हो गया हमारा डन। तो ये हो गया भाई हमारा डन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आई होप आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, बिकॉज मेहनत बहुत की है मैंने इसकी इसकी ठीक है, मैंने इसका एक डिटेल नोट भी बनाया है। ठीक है, तो मैं हो सके तो एक डिटेल नोट में मेरे को लग नहीं रहा आपको डिटेल नोट्स की जरूरत है, क्योंकि जितना मैंने इसमें बता दिया और लिख दिया ना वो एनफ है। ठीक है, तो सो दिस इज